तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हार और जीत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दंस नामक छोटे से राज्य के स्वामी होते हुए भी रतन सिंह वीर एवं स्वाभिमानी राजा थे। झुकना उन्होंने सीखा नहीं था। अपने इसी स्वभाव के कारण वे पड़ोसी राजाओं की आंखों में कांटों की तरह चुभते थे। एक दिन उन्हें कुंडलपुर नरेश जौहर सिंह का संदेश मिला। रतन सिंह, हमारा आदेश है कि आप अपनी पुत्री मणिबाला का विवाह हमारे साथ कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। जौहर सिंह। पत्र पढ़ते ही रतन सिंह का चेहरा चट्टान की तरह सख्त हो गया। उन्होंने पत्र को टुकड़े टुकड़े कर डाला। दूत, इस पत्र के टुकड़े अपने राजा को थमा देना, उससे हमारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है महाराज। उससे यह भी कहना कि रतन सिंह ने मरना सीखा है, झुकना नहीं सीखा। दूत चला गया, किंतु राज दरबार में देर तक मौत का सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा रतन सिंह की आवाज़ से टूटा। सेनापति, उत्तरी सीमा पर युद्ध की तैयारियां की जाए। जो आज्ञा महाराज। सहसा ही ऐसा निष्कर्ष क्यों अन्नदाता? महामंत्री, जौहर सिंह ने हमारे पौरुष, वीरता और स्वाभिमान को चुनौती दी है। वह चाहता है कि हम उसके आगे झुक जाएं। किंतु महाराज, हमारे मुट्ठीभर सैनिक जौहर सिंह का विशाल सेना का सामना किस प्रकार कर सकेंगे? जानते हैं नहीं कर सकते, किंतु वो अपने देश की आन के लिए मर तो सकते हैं। महामंत्री, क्षमा करें महाराज, परंतु यह बुद्धिमानी नहीं की जाएगी। चुप रहो महामंत्री, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें कायरता से घृणा है। ऐसा कहकर महाराज रतन सिंह सिंहासन से उठ गए। वे महल में पहुंचे तो महारानी वीराबाई ने उनके चेहरे के भाव छुपे नहीं रह पाए। स्वामी, ऐसा लगता है जैसे आज किसी ने आपके स्वाभिमान को छलनी करने का प्रयत्न किया है। तुम्हारा कथन सत्य है प्रिय। जौहर सिंह की आयु भी 50 वर्ष से ऊपर है। प्रश्न आयु का नहीं, आत्मसम्मान का है। रतन सिंह ने पूरी बात बताई। और फिर हमारे वंश में तो विवाह के लिए स्वयंवर की ही प्रथा है। आप कहें तो मैं मणिबाला से बात करूं। मुझे विश्वास है अपने देश को रक्तपात से बचाने के लिए वह। सुनते ही रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए महारानी, वीर पुरुष की पत्नी होकर भी तुम। क्षमा करे स्वामी, महारानी मणिबाला के त्याग से रक्तपात तो अवश्य रुक जाएगा, किंतु हमारा मस्तक तो सदा के लिए जौहर सिंह के कदमों में झुक जाएगा। आप ठीक कहते हैं स्वामी, और हम ऐसा होने से पहले ही यह मस्तक अपने हाथों से काट डालेंगे। महारानी मणिबाला पर्दे के पीछे से यह सब सुन रही थी। ओह, राज्य पर यह विपत्ति मेरे कारण ही आएगी। पिताजी, मेरा निवेदन है कि अब आप इस चिंता को त्याग दें। मैंने इसका निवारण सोच लिया है। वह क्या पुत्री? मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी पिताजी। मैं नहीं रहूंगी तो युद्ध कैसा? राजपूत की बेटी होकर भी तू आत्मघात करेगी? पिताजी, कितनी कायर है एक राजपूत कन्या, शत्रुओं से डरकर आत्महत्या करेगी। होना तो यह चाहिए था कि तू एक वीरांगना की तरह युद्ध भूमि शत्रुओं से लोहा लेती। क्षमा चाहती हूँ पिताजी, मैं एक पल के लिए अपने कर्तव्य को भूल बैठी थी। पिताजी, मैं वचन देती हूँ मेरे जीवित रहते जौहर सिंह हमारे देश का मान भंग नहीं कर सकेगा। हमें प्रसन्नता हुई पुत्री, और आज यह सुनकर मेरी कोख भी धन्य हो गई बेटी। वीराबाई ने पुत्री को सीने से लगा लिया। मणिबाला ने अगले दिन अपनी सखी चंद्रकला को सब कुछ कह सुनाया। चंद्रकला, मैं इस विषय में तेरी सम्मति जानना चाहती हूं। तुम्हारा निर्णय बुरा नहीं है राजकुमारी, किंतु जौहर सिंह की सैन्य शक्ति, यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो युद्ध भूमि में अपने प्राण तो दे सकते हैं। प्राण इतने सस्ते तो नहीं होते कि उन्हें यूं ही गंवा दिया जाए। मैं समझी नहीं कि चंद्रकला, सखी, वीरता तो तब है जब अपने प्राण गंवाने से पहले और जौहर सिंह के प्राण ले लिए जाएं। यह कैसे हो सकता है चंद्रकला? बिल्कुल हो सकता है मणिमाला, उसके लिए मैंने एक युक्ति सोची है। तब चंद्रकला ने उसे युक्ति बताने लगी। उधर रतन सिंह जब सोकर उठे तो सेवक ने उन्हें एक पत्र दिया। महाराज, यह पत्र राजकुमारी जी के कक्ष से मिला है। कैसा पत्र? दिखाओ। पिताजी, मैं चंद्रकला के साथ कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ, किंतु इस निश्चय के साथ कि मैं जौहर सिंह को समाप्त करके ही वापस लौटूंगी। पत्र पढ़ते ही रतन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तूने ऐसा निश्चय क्यों कर लिया बेटी? मेरे कहने का आशय यह तो नहीं था। वीराबाई ने भी पत्र को पढ़ा। उसने अपने पति को समझाया। आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए था, और आप रो रहे हैं। यह तो सोचो प्रिय कि अभी मणिकला की आयु ही क्या है, और वह हमारी इकलौती बेटी है। तो क्या हुआ? आप तो जानते हैं कि वह शस्त्र कौशल एवं युद्ध कला में पूरी तरह निपुण है। यदि हमने इतने कटु शब्द न कहे होते तो कदाचित वह ऐसा न करती। उधर कुंडलपुर में दूत ने जौहर सिंह के सम्मुख उसी पत्र के टुकड़े रख दिए। हम पूछते हैं दूत, कागज के इन टुकड़ों का क्या अर्थ है? क्षमा करें अन्नदाता, यह टुकड़े उसी पत्र के हैं और रतन सिंह ने यही जवाब भेजा है। सुनते ही जौहर सिंह की आंखों में क्रोध के शोले भड़क उठे। वह क्रोध में भर कर चिल्लाया, उस चींटी जैसे इंसान की यह हिम्मत! सेनापति, आज्ञा महाराज।
दंस राज्य को इसी समय धूल में मिला दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, और उस घमंडी रतन सिंह का सिर काटकर हमारे सामने लाया जाए। ठीक है महाराज। दूसरी ओर मणिबाला एवं चंद्रकला राजकुमारों जैसे वेश में घोड़ों पर सवार होकर राजधानी से निकली। चंद्रकला, मुझे भय है कि कहीं जौहर सिंह हमारे राज्य पर तत्काल ही आक्रमण न कर दे। नहीं, तुरंत ही ऐसा नहीं होगा राजकुमारी। राजकुमारी जी, सबसे पहले हम सेनापति को ही निशाना बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ, यह ठीक रहेगा। कम से कम कुछ समय के लिए तो युद्ध रुक जाएगा। प्रभात होने से पूर्व दोनों सखियां ने कुंडलपुर नगर में प्रवेश किया। कुंडलपुर पर एक पहाड़ी पर स्थित था। नगर के चारों ओर भी पहाड़ियों की श्रृंखला थी। दोनों वहीं छुप गई। यार स्वर्ण, हमारे राजा के दिमाग में कुछ खराबी सी लगती है। प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य पर आक्रमण करना तो उनका शौक बन गया है। उसका क्या बिगड़ता है? युद्ध में तो हम गरीब सैनिक ही मारे जाते हैं। हमारा सेनापति तो इतना डरपोक है कि वह हमेशा पीछे ही रहता है। यदि इन दोनों को काबू में कर लिया जाए तो इनसे बहुत से रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं तैयार हूँ चंद्रकला। तो चलो। दोनों सखियों हाथों में रस्सियाँ लेकर अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई। फिर दोनों ने रस्सियों के फंदे सैनिक की ओर फेंके। आह मरा, मेरी गर्दन, हाय रे! दम घुटने के कारण दोनों सैनिक गिर पड़े। धम धम। मणिबाला और चंद्रकला ने सामने आकर उनकी छाती पर तलवार लगा दी। सैनिकों, हमें केवल 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। पहला, तुम्हारे सेनापति का निवास स्थान कहाँ है? और दूसरा, किले में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग। यदि तुमने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। सेनापति का निवास तो शिव मंदिर के ठीक सामने है, और किले का गुप्त मार्ग शिव मंदिर के दाईं ओर जो खंडहर है उसके बीच वाले कक्ष में से एक सुरंग किले में जाती है। किंतु खंडहर में उस स्थान की रक्षा के लिए प्रत्येक समय साधु रूप में 2 सैनिक अधिकारी रहते हैं। और सुरंग का मुंह किस प्रकार खुलता है यह भी बता सकते हैं? पूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद उन दोनों ने सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। शक, हाय! शत्रु को जीवित छोड़ना घातक होता है। आह! अब हमें इनकी लाश भी ठिकाने लगा देनी चाहिए। यही ठीक रहेगा चंद्रकला। दोनों ने उन सैनिकों की लाश को पत्थरों से ढकना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था कि सैनिक का तीसरा साथी उन्हें देख रहा है। निश्चित ही ये शत्रु देश के गुप्तचर है। मुझे सेनानायक को बताना होगा। वह भागकर सेनानायक के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। सेनानायक अपने साथ कुछ सैनिक लेकर तुरंत ही चल पड़ा। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? जी हाँ, वे लोग अब भी वहीं हैं। उधर दोनों सैनिकों की लाशों को पत्थर से ढकने के बाद, राजकुमारी जी, यह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। फिर तो हमें इसे तत्काल छोड़ देना चाहिए। उसी समय सामने से आते हुए कुछ सैनिकों को देखकर दोनों चौंक पड़ी। समय ने हमारा साथ ही नहीं दिया सखी, अब हमें निश्चित ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घबराओ मत, साहस से काम लो। इन तलवारों के रहते ही हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। राजकुमारी जी, दोनों ने अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली। निकट आकर सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। गुप्तचरों, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हम वीर हैं, अतः तुम हमें युद्ध के पश्चात ही गिरफ्तार कर सकोगे। साहस है तो आगे बढ़ो। सैनिकों, इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर लो। सैनिक आगे बढ़े। मणिबाला और चंद्रकला की तलवारें चमक उठी। 2 सैनिक धरती पर गिरे। इसके उपरांत 4 और भी। आह! सेनानायक भयभीत होकर भागा। तलवारें हैं या बिजलियां? मुझे तुरंत ही पूरी टुकड़ी बुलानी होगी। थोड़ी देर बाद जब वह टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा तो मणिबाला व चंद्रकला वहां नहीं थी। वह दोनों छुपी थी घने जंगल में। मैं तो थक गई हूँ चंद्रकला, थोड़ा आराम कर ले। राजकुमारी जी, उसी समय निकट ही कहीं शेर की दहाड़ सुनकर वे दोनों चौंक पड़ी। दहाड़! झाड़ियों से निकलकर देखा, शेर किसी युवक का पीछा कर रहा था। यह तो कोई राजकुमार मालूम होता है। राजकुमारी जी, हमें इसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। ऐसा सोचकर दोनों ने तत्काल ही अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए। जब कि वह युवक प्राण रक्षा के लिए जल्दी से एक वृक्ष पर चढ़ गया। शेर भी वृक्ष के निकट आकर रुक गया। युवक का दुर्भाग्य, जिस शाखा पर बैठा था वह कमजोर थी। युवक का बोझ न झेल पाई। शाखा के टूटते ही युवक नीचे आ गिरा। निकट ही खड़ा शेर उस युवक पर झपट पड़ा। गर! किंतु वह युवक को दबोच पाता उससे पहले ही चंद्रकला एवं मणिबाला के बाणों ने उसे बुरी तरह से बेंध दिया। शेर 2-4 पल के लिए छटपटाया, फिर शांत हो गया। मेरे प्राण बचाकर आप दोनों ने मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। वस्त्रों व व्यवहार से तो आप कोई राजपुरुष लगते हैं। ठीक कहा आपने। मैं राजकुमार अश्विनी हूँ, कुंडलपुर नरेश और जौहर सिंह का पुत्र। किंतु आप कौन से देश की राजकुमारियां हैं और आप दोनों ने यह पुरुष वेश क्यों धारण कर रखा है?
उसकी विलक्षण बुद्धि देखकर मणिबाला व चंद्रकला दोनों ही चौंक पड़ी। चंद्रकला ने मणिबाला व अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर तो आप हमारी अतिथि हुई राजकुमारी जी। अतिथि नहीं, शत्रु कहिए राजकुमार। मैं अपने देश से कुंडलपुर का विनाश करने निकली हूँ। कहते ही मणिबाला ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। यदि पता होता कि आप कुंडलपुर नरेश के इकलौते पुत्र हैं तो मैं कदापि आपके प्राणों की रक्षा न करती। अब भी क्या बिगड़ा है राजकुमारी? यदि हमारा मृत्यु से आपका प्रतिशोध शांत होता है तो उड़ा दीजिए हमारे सिर को। वैसे भी अब आपके बिना हमारे जीवन संभव नहीं रहा राजकुमारी जी। आपके सौंदर्य ने पागल बना दिया है हमें। राजकुमार, यदि कुंडलपुर की सेना हमारे देश पर आक्रमण न करने का वचन दे तो हम यहाँ से चली जाएंगी। चंद्रकला, हम वीर पिता की कन्याएं हैं, ऐसा कहकर तुम अपने स्वाभिमान को गिरा रही हो। हम वचन देते हैं राजकुमारी जी कि आपके स्वाभिमान को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, किंतु और हम यह भी वचन देते हैं कि हमारी सेना दंस देश पर आक्रमण नहीं करेगी। आप केवल हमारे लौटने की प्रतीक्षा करें। दूसरी ओर राज दरबार में सेनापति, हमारी सेना संध्या से पूर्व ही दंस देश के लिए प्रस्थान करेगी। जैसी आज्ञा महाराज। उसी समय राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया। क्षमा करें पिताजी, अभी आक्रमण नहीं होगा। क्यों पिताजी? यह युद्ध कदापि नहीं होगा। सेनाएं युद्ध के लिए प्रस्थान नहीं करेगी। महाराज के आदेश का उल्लंघन का अर्थ है राजद्रोह। पिताजी, कुंडलपुर का भावी शासक होने के कारण इस युद्ध को रोकने का अधिकार मुझे भी है और तुम्हें यह अधिकार हमारी मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा। युवराज, सैनिकों, युवराज को नज़रबंद कर दिया जाए। आदेश पाते ही दो सैनिक आगे बढ़े। उसी क्षण राजकुमार अश्विनी ने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार खींच ली। राजकुमार अश्विनी की तलवार यमराज के पास की तरह घूम गई। खचाखच। क्या तुम्हारा ऐसा दुस्साहस? सैनिकों! फिर तो बहुत से सैनिक आगे बढ़े। तलवार बिजलियों की तरह चमकने लगी। दरबार रणभूमि बन गया। राजकुमार भुट्टो की तरह सैनिकों के सिर उड़ाने लगा। राजकुमार सैनिकों से जूझता हुआ खिड़की तक पहुंचने का रास्ता बनाने लगा, किंतु वह आखिर अकेला था। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंत में राजकुमार खिड़की से नीचे कूदा और घोड़े पर बैठकर सैनिकों की नज़रों से ओझल हो गया। दूसरी ओर मणिबाला व चंद्रकला उसी जंगल में बैठी किसी योजना पर विचार कर रही थी। तभी रक्त से सनी तलवार लिए राजकुमार वहां पहुंचा। राजकुमारी, यह रक्त रंजित तलवार साक्षी है कि हम अपने वचन का पालन कर रहे हैं। आश्चर्य! तब राजकुमार ने विस्तारपूर्वक सब कथा उन्हें कह सुनाई। आपने अपने पिता से विद्रोह कर दिया राजकुमार, केवल आपका विश्वास जीतने के लिए राजकुमारी, किंतु इसका परिणाम यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी चिंता वीर पुरुषों को कभी नहीं होती राजकुमारी। विश्वास कीजिए, अब इस अभियान में मैं भी आपके साथ हूँ। यदि युद्ध बंद नहीं हुआ तो मैं आपके साथ चलकर आपकी ओर से युद्ध करूँगा। देखा मणिबाला, अपने सौंदर्य के जादू का कमाल। तुम्हारे लिए युवराज भी विद्रोही बन गए। चुप शैतान। दूसरी ओर राज दरबार में महाराज जौहर सिंह, क्षमा करें महाराज, एक साधारण बात के लिए युवराज का अपमान उचित नहीं था। साधारण बात? महामंत्री, उसने हमारे सम्मान और इस सिंहासन को चुनौती दी थी, चाहे कारण कुछ भी रहा हो महाराज, किंतु युवराज का यूं विद्रोह करना राज्य के लिए उचित नहीं। हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि विद्रोहियों का सर कैसे कुचला जाता है। महामंत्री, हमारी सेनाएं दंस राज्य पर आक्रमण के लिए तुरंत कुछ करें। उधर जब आक्रमण का समाचार महाराज रतन सिंह को मिला तो उनके चेहरे पर चट्टान जैसी कठोरता उभर आई। सेनापति, शत्रु के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आप निश्चिंत रहें महाराज, हमारे वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देंगे। महामंत्री, मणिबाला एवं चंद्रकला के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई? नहीं महाराज, गुप्तचर निराश होकर लौट आए हैं। दूसरी ओर एक गुफा में बैठे राजकुमार को जब सेना के प्रस्थान का समाचार मिला तो, राजकुमारी जी, आज मैं कुंडलपुर में रक्त की नदियां बहा दूंगा। आप अपना धैर्य खो रहे हैं कुमार जी। यह तो सोचिए कि आप अकेले इतनी विशाल सेना का सामना कैसे कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे राजकुमारी जी, किंतु हम आपके लिए अपने प्राण तो दे ही सकते हैं। मेरे विचार से अब हमें अपने राज्य में पहुंचकर शत्रु का सामना करना चाहिए। उसी समय कुंडलपुर राज्य की सेना बड़ी तेजी से दंस की ओर बढ़ रही थी। स्वयं जौहर सिंह भी एक हाथी पर सवार थे। कुंडलपुर नरेश की जय जय। ऐसा तो नहीं कि युवराज कुंडलपुर से निकलकर हमारे किसी शत्रु से मिल गया हो। इधर युवराज अश्विनी, मणिबाला एवं चंद्रकला सहित कुंडलपुर राज्य की सीमा पार कर रहा था। बस अब आ ही पहुँचे। उधर युद्ध भूमि में जाने से पूर्व रतन सिंह, यदि ऐसे समय में हमारी पुत्री मणिबाला भी होती तो कितना अच्छा होता। ईश्वर करे आप युद्ध भूमि में विजयी होकर लौटें। उसी समय मणिबाला वहां पहुंच गई। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। आह मेरी बेटी।
पिताजी, कुंडलपुर के युवराज अश्विनी भी हमारे साथ आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। सुनकर रतन सिंह चौंक पड़े। कुंडलपुर के युवराज शत्रुपुत्र, उस धृष्ट जौहर सिंह का बेटा? मणिबाला ने सारी बात बताई। युवराज शत्रुपुत्र होते हुए भी हमारे मित्र हैं पिताजी। राजनीति के अनुसार यह एक शुभ समाचार है पुत्री, उन्हें आदर सहित ले आओ। जी अच्छा पिताजी। तब युवराज अश्विनी ने कक्ष में प्रवेश किया। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवराज। इस धर्म युद्ध में मैं आपके साथ हूँ महाराज। इधर कुंडलपुर की सेना ने दंस राज्य की सीमा पर अपने खेमे गाड़ दिए। एक गुप्तचर ने तभी जौहर सिंह के खेमे में प्रवेश किया। एक विशेष समाचार है महाराज, युवराज दंस नरेश रतन सिंह से मिल गए हैं। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैंने राजा रतन सिंह और युवराज को राजमहल में एक साथ निकलते देखा है। सच कहता हूँ, जौहर सिंह को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा दे मारा। हमें भी ऐसी ही आशंका थी गुप्तचर। एक समाचार यह भी है महाराज कि युवराज खुद अपनी ही सेना के विरुद्ध युद्ध करेंगे। युवराज अश्विनी, मणिबाला और चंद्रकला तीनों एक साथ युद्ध के लिए तैयार होकर घोड़ों पर सवार हुए। आज हम धन्य हुए युवराज, और आप सौभाग्यशाली भी है महाराज। आपके कुल में मणिबाला जैसी वीरांगना ने जन्म लिया है, और यह मेरी सखी चंद्रकला। इसके रण कौशल को देखकर तो आप दंग रह जाएंगे युवराज। उधर महाराज जौहर सिंह बेटे के वियोग में अस्वस्थ हो गए। सेनापति, अस्वस्थता के कारण हम युद्ध नहीं करेंगे, अतः सेना का संचालन तुम्हारे हाथों में ही रहेगा। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति ने युद्ध की तैयारियां शुरू करवा दी। अगली प्रातः दोनों सेनाओं ने युद्ध के बिगुल बजा दिए। हर हर महादेव, जय महाकाली। जौहर सिंह अपने शिविर में चिंताग्रस्त बैठे हुए थे। एक और युद्ध नीति, दूसरी ओर पिता का धर्म, किंतु इस समय हम पिता के ही धर्म का पालन करेंगे। बिजुल बजते ही दोनों और की सेनाएं एक दूसरे पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। दंस नरेश की जय, कुंडलपुर नरेश की जय। देश राज्य की सेना अच्छी व सुगठित व्यूह रचना के कारण कुंडलपुर की सेना पर भारी पड़ने लगी। रतन सिंह का युद्ध अनुभव, युवराज अश्विनी की अतुल वीरता और मणिबाला व चंद्रकला के अचूक निशानों ने शत्रु सेना में त्राही त्राही मचा दी। रतन सिंह बार बार अपनी सेना को उत्साहित कर रहे थे। वीरों, तुम्हारे जीते जी शत्रु इस मातृभूमि का अपमान न कर पाए, अतः आगे बढ़ो वीरों, आगे बढ़ो। उनकी तलवार शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट रही थी। इधर युवराज अश्विनी कुंडलपुर के सेनापति के सामने जा पहुंचे। क्या बात है सेनापति, आपने मुझे सामने देखकर अपनी तलवार क्यों नीचे कर ली? आप कुंडलपुर के भावी शासक है युवराज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपसे युद्ध नहीं करूँगा। किंतु उस दिन जब दरबार में आपने मुझ पर हमला किया था, तब यह सम्मान भावना कहाँ गई थी सेनापति? क्षमा करिए युवराज, उस समय महाराजा की आज्ञा का पालन मेरा धर्म था। तब तो अब भी उसी धर्म का पालन कीजिए और मेरा वार रोकिए। फिर तो युवराज और सेनापति जीवन का मोह त्याग कर एक दूसरे से जूझने लगे। इधर राजकुमारी मणिबाला और चंद्रकला अपने अचूक बाणों से शत्रुओं का सर्वनाश करने में लगी हुई थी, तो इधर युवराज अश्विनी सेनापति से जमकर लोहा ले रहे थे। मुकाबला भारी था, किंतु युवराज ने जल्दी ही सेनापति को मार डाला। खचाक! सेनापति के मरते ही शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। सेनापति मारे गए। भागो भागो भागो! समाचार जौहर सिंह को मिला। यह तूने क्या किया बेटे? अपने ही सेनापति को मार डाला। हमारी व्यवस्था यह है कि हम तुझसे युद्ध नहीं कर सकते। जिन हाथों ने तुझे गोदी में खिलाया है, वे तुझ पर वार करने के लिए किस प्रकार उठ सकेंगे? पर शीघ्र उन्होंने अपने भाव आवेश को संभाला और युद्ध को तैयार हुए, परंतु युवराज अश्विनी से पहले उन्हें रतन सिंह से टकरा गया। जौहर सिंह ने चेतावनी दी, सामने से हट जाओ रतन सिंह, आज का यह युद्ध पिता और पुत्र के बीच में होगा, तुम बीच में मत आओ। नहीं नहीं जौहर सिंह, वीर पुरुष युद्ध में से मुंह नहीं मोड़ा करते। युवराज को बाद में सोचना, पहले मुझसे युद्ध करो, चलाओ तलवार। सिंह, अब यह युद्ध पिता और पुत्र का हो गया है, तुम अपनी जान गंवाकर उसकी जान बचाने की कोशिश ना करो। तभी युवराज अश्विनी वहां आ पहुंचा। किसकी जान जाती है इसका निर्णय तो तलवारें ही कर सकती है पिताजी, कीजिए अपना वार। आश्चर्य है, एक पुत्र अपने पिता को चुनौती दे रहा है। वाह! पिता को नहीं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा को चुनौती दे रहा हूँ। यदि दुर्भाग्य से वह राजा मेरा पिता है तो भी मैं युद्ध करूंगा। मैंने राजकुमारी को वचन दिया है कि मेरे जीते जी दंस राज्य कुंडलपुर के अधीन नहीं होगा, इसलिए युद्ध कीजिए या फिर सेना लेकर वापस लौट जाइए। दंस राज्य स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगा। तेरा इतना साहस कि तू मुझे वापस लौट जाने को कहे? ले संभाल ये वार।
पिता पुत्र के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। टन खन रतन सिंह भी देखकर चिंतित हो उठे। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि मेरे कारण पिता पुत्र में युद्ध छिड़े। युवराज अभी बालक है, उसे कुछ न हो जाए। आखिर युवराज घायल होकर नीचे गिर पड़ा। खच। जौहर सिंह ने युद्ध रोक दिया और तलवार फेंक दी। उठो पुत्र, इस युद्ध में विजय श्री तुम्हें ही मिली है। आप हम हार गए पुत्र, और हम अपनी सेना के साथ अभी वापस लौट रहे हैं। अब हमें विजय नहीं चाहिए। जौहर सिंह ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की। युद्ध बंद हो गया। जौहर सिंह आगे बढ़कर रतन सिंह से गले मिले। सभी भाव विहीन हो उठे। रतन सिंह, अपने बेटे का लहू देखकर हमारी आंखें खुल गई। आज हम आपसे व्यर्थ के रक्तपात के लिए क्षमा मांगते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आज हम अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। यह तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है जौहर सिंह। और उसी दिन शाम को दंस राज्य और कुंडलपुर घनिष्ठ संबंध में बन गए। सहनाइयों की गूंज ने दोनों राज्यों के बीच बन गई रिश्तेदारों की घोषणा कर दी। विवाह के अग्निकुंड में दो राज्यों की दुश्मनी जलकर राख हो गई। बाद में युवराज अश्विनी को राज्य अभिषेक करा दिया गया। समाप्त।